हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। देखिए स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे अपना सीएमए फाइनल लॉ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बच्चों, जिसका नाम है इंश्योरेंस एक्ट 1938। एंड स्टूडेंट्स, इसकी ऑलरेडी हमने एक क्लास पढ़ ली है बच्चों। उस क्लास के अंदर देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि आखिर इंश्योरेंस का मीनिंग क्या होता है और इंश्योरेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इंश्योरेंस पर कौन प्रोविजंस बना सकता है, लॉ बना सकता है, रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। और ये सब चीजें बच्चों, मैंने आपको एक कहानी सुनाकर समझाई थी, कालीन भैया और मकबूल, इन दोनों के बीच की एक कहानी थी। उससे हमने समझा आखिर इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस की कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू क्या होती है, उसकी हिस्ट्री के बारे में हमने पढ़ा, कितने टाइप के इंश्योरेंस होते हैं ये भी हमने पढ़ा। और हमने पढ़ लिया था कि नेशनलाइजेशन कब कब हुआ एंड एफडीआई इन इंश्योरेंस सेक्टर, कि 2015 से पहले ऑटोमेटिक रूट से 26% ऑफ इक्विटी ऑफ इंडियन इंश्योरेंस कंपनी अलाउड था। बट 2015 में जो अमेंडमेंट एक्ट आया उससे 26% को बढ़ाकर 49 तक कर दिया गया। हालांकि ये पॉइंट दोबारा भी पढ़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अपनी फर्स्ट क्लास, जो पहली क्लास हमारी हो चुकी है इस चैप्टर की, उसके अंदर हम लोग यहां तक पढ़ चुके हैं बच्चों। अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टूडेंट्स, देखिए हमको पता है बच्चों की इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर आया। ये जो इंश्योरेंस एक्ट हम पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स, ये 1938 के अंदर आया था। पर बच्चों आपको पता है कि टाइम टू टाइम जैसे जैसे डेवलपमेंट होता है एक देश की इकोनॉमी की, उसकी सोसाइटी की, है ना, प्रोग्रेस होती है, उसी तरह से हमारे जो लॉज होते हैं, रूल्स रेगुलेशंस होती हैं, वो टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती हैं, चेंज होती रहती है। उसी तरह से जो इंश्योरेंस एक्ट 1938 में आया था स्टूडेंट्स, उसमें अमेंडमेंट आए। उससे पहले भी बहुत सारे अमेंडमेंट आ चुके थे, पर 2015 के अंदर, 2015 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट में बहुत सारे एंड बहुत सॉरी 2015 के अंदर इंश्योरेंस एक्ट के अंदर बहुत सारे एंड बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स आए थे। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग ये देखेंगे कि 2015 के अंदर कौन कौन से अमेंडमेंट्स आए थे और वो कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। हम लोगों को ये बात अब समझनी। देखिए, इंश्योरेंस लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2015 के अंदर जब आया, जिसने इंश्योरेंस एक्ट 1938 के अंदर चेंज किया, जनरल इंश्योरेंस बिजनेस जो चल रहा था उसके अंदर चेंज किया, और इरडा एक्ट के अंदर, मतलब बहुत सारे एक्ट के प्रोविजंस में अमेंडमेंट लाया। ये एक 2015 में जो अमेंडमेंट आया था, स्टूडेंट्स हमको ये देखना है कि ये जो 2015 में अमेंडमेंट आए थे इंश्योरेंस से रिलेटेड, वो क्या क्या थे। हमें वो सभी अमेंडमेंट्स पढ़ने हैं। बहुत सारे अमेंडमेंट्स आए थे बच्चों, हमें समझना है कि आखिर वो अमेंडमेंट्स थे क्या। क्लियर है ये चीज? उससे पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया था, एक्चुअली में ये बैक डेट लॉ था। बैक डेट लॉ का मतलब क्या है कि हम इसको बोल तो रहे हैं इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015, 2015 बोल तो हम ये रहे हैं, लेकिन बच्चों एक्चुअली में जो ये एक्ट है, ये 2014 के अंदर ही एनफोर्स हो गया था। इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बैक डेट पर आया था। अब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है, बोले सर ऐसे कैसे पॉसिबल है कि कोई एक्ट, कोई रूल्स रेगुलेशन 2014 के अंदर एनफोर्स हो चुके हैं, लागू हो चुके हैं, लेकिन हम उसको बोल रहे हैं इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015। अरे भाई, जब एक्ट आता है ना, उससे पहले रूल्स रेगुलेशंस ये आ जाते हैं। तो ये 2014 में रूल्स रेगुलेशंस आ चुके थे और वो वहां पे इंट्रोड्यूस हो गए थे। 2015 में ये एक्ट पास हुआ है ना, लेकिन ये बैक डेट का एक्ट है और ये 2014 के अंदर ही स्टार्ट हो गया।
आपको ये बात याद रखनी है। अगर बाई चांस एमसीक्यू के अंदर 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है तो याद रखिएगा, ये जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 है बच्चों, ये बैक डेट का एक्ट है, ये 2014 के अंदर ही एनफोर्स हो चुका। स्टूडेंट बोलता है सर यहां तक की बात मैं आपकी समझ गया, अब मुझे ये बता दो ये जो 2015 में इंश्योरेंस अमेंडमेंट एक्ट आया था सर, आखिर इसके अंदर क्या क्या अमेंडमेंट्स आए थे, मुझे ये समझाओ सर अच्छे से। तो ये मैं बता देता हूं बच्चों। देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने आपको बताया था कि एफडीआई इंश्योरेंस के अंदर, इंश्योरेंस सेक्टर में एफडीआई ऑटोमेटिक रूट में कितना अलाउड था पहले, 26% ऑफ इक्विटी। लेकिन 2015 का जो अमेंडमेंट आया उसकी वजह से एफडीआई ऑटोमेटिक रूट के थ्रू कितना हो गया था, 49% तक हो गया। क्लियर है स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट। अब आ जाता है सेकंड पॉइंट। बच्चों पहले पेनल्टीज क्या थी, देखो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर अब इंश्योरेंस जो कंपनीज हैं, इंश्योरेंस के जो एजेंट हैं जो कंपनीज के लिए काम कर, बहुत बार वो लोग फ्रॉड भी कर देते हैं, बहुत बार वो लॉ को फुलफिल नहीं करते, बहुत गलत काम कर देते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर पेनल्टी लगती है। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया 2015 में, इससे पहले जो पेनल्टी थी वो मैक्सिमम 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी। तो इंश्योरेंस कंपनीज बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज होती थी, बहुत लंबी चौड़ी उनकी कमाई थी, वो कंपनीज फ्रॉड भी कर लेती थी और पेनल्टी देने को भी तैयार हो जाती थी, क्योंकि पेनल्टी मैक्सिमम 1 करोड़ तक की हो सकती थी। इसलिए वो बोलते थे यार हमने तो फ्रॉड करके कमाए हैं बहुत सारे करोड़ रुपए, अगर 1 करोड़ रुपए तक की पेनल्टी हमें पे करनी पड़ रही है तो क्या टेंशन है, फिर भी हमने फ्रॉड करके बहुत पैसा कमाया। लेकिन कंपनी, ये जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 आया, इसने बोला कि अब जो पेनल्टीज का अमाउंट है वो मैक्सिमम 1 करोड़ तक नहीं रहेगा, बल्कि पेनल्टीज का जो अमाउंट है वो 1 करोड़ से 25 करोड़ कर दिया गया, मतलब पेनल्टी भी बढ़ा दी गई। अब अगर सपोज कीजिए कोई भी एजेंट या इंश्योरेंस कंपनी फ्रॉड करता है तो फिर उस पर जो मैक्सिमम पेनल्टी लग सकती है वो 25 करोड़ रुपए तक की लग सकती है। तो बच्चों अभी तक हमने 2 मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ लिए इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट 2015 के। पहला कि भैया 2015 से पहले इंश्योरेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से 26% तक एफडीआई अलाउड थी, लेकिन 2015 अमेंडमेंट एक्ट जब आया तो ये 26% की लिमिट कितनी हो गई, 49%। सेकंड, जो इंश्योरेंस कंपनीज है, एजेंट है, वो कभी भी कुछ भी गलत कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, तो भैया उन पर जो मैक्सिमम पेनल्टी थी, मैक्सिमम पेनल्टी वो 1 करोड़ रुपए तक लग सकती थी, लेकिन अब वो 25 करोड़ रुपीस हो गई। तो हमने 2 अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। अब आ जाता है थर्ड। देखिए बच्चों, जब भी आप जाओगे ना, जैसे अभी एग्जांपल देता हूं मैं आपको, हमारी ना एक स्कूटी है, तो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, उसका एक्सीड अभी कुछ टाइम पहले मार्च में हमने परचेज करी थी उसको, और उसका 2 महीने बाद एक्सीडेंट हो गया। सपोज कीजिए मई के अंदर उसका एक्सीडेंट हो गया, तो वो हमने इंश्योरेंस कवर के अंदर आती थी वो, तो वो हमने सही होने के लिए भेजी। आपको पता है ऐसा नहीं होता है कि बस उसको डायरेक्ट भेज दो और सब हो जाता है, नहीं, पहले सर्वेयर आता है, सर्वेयर चेक करता है क्या सच में ही एक्सीडेंट हुआ था, कहीं जानबूझ के तो नहीं तोड़ दी इन्होंने। पहले वो चेक करता है हाँ जी इंश्योरेंस हुआ था, फिर उसके बाद में वो लिस्ट बनाता है कि इसमें क्या क्या चेंजेस होंगे, क्या क्या पार्ट्स नए डलेंगे, क्या क्या पार्ट्स पुराने डलेंगे। तो कहने का मतलब है कि जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट होता है ना, इंश्योरेंस सेक्टर, जब कोई भी पर्सन इंश्योरेंस ले रहा है तो सिर्फ उसमें इंश्योरेंस कंपनी ही अकेली नहीं होती कि इंश्योरेंस कंपनी और सामने वाली पार्टी बस, बल्कि उसमें सर्वेयर भी होता है, एजेंट भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। जब आप किसी चीज का इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो ऐसा नहीं होता डायरेक्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको इंश्योरेंस दे रही है, पहले सर्वेयर आएगा, चेक करेगा, फिर वो लिस्ट बनाएगा, ऐसे बहुत सारे लोग इसके, बहुत सारी पार्टीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है।
है ना। बहुत बार हम री इंश्योरेंस ले लेते हैं, वो मैं समझाऊंगा अभी री इंश्योरेंस क्या होता है। इंश्योरेंस ब्रोकर मतलब बहुत सारी पार्टीज होती है। अभी तक क्या था, 2015 से पहले, 2015 से पहले जो हमारा इंश्योरेंस एक्ट था, उसके अंदर सिर्फ इंश्योरेंस कंपनीज को रेगुलेट करने के प्रोविजंस थे। जो ब्रोकर्स थे और अदर पार्टीज थी, री इंश्योरर थे, उनको रेगुलेट करने के प्रोविजंस नहीं थे। लेकिन ये जो अमेंडमेंट एक्ट आया, इसने बोला कि अब इस एक्ट के हिसाब से सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी ही कंट्रोल नहीं की जाएगी, वो तो की ही जाएगी, उसके लिए तो रूल्स रेगुलेशन बने हैं। उसके अलावा जो सर्वेयर है, असेसर है और इंश्योरेंस ब्रोकर है, थर्ड पार्टी एडमिनिस्ट्रेटर है, कोई भी है, सबको इस एक्ट के अंदर कंट्रोल किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा, गवर्न किया जाएगा। तो बच्चों अभी तक हमने 3 अमेंडमेंट पढ़ लिए। मेजर अमेंडमेंट पहला जो एफडीआई था वो 26 से 49% हो गया, पेनल्टीज 1 करोड़ से 25 करोड़ रुपए तक की हो गई। और उसके अलावा बच्चों ये जो इंश्योरेंस, जितने भी इंश्योरेंस की अदर पार्टीज थी, उनको भी कंट्रोल करने की पावर आ गई। नेक्स्ट, डिफाइन किया गया हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। बच्चों इसमें हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को अच्छे से ध्यान रखिएगा। क्या होता है, बहुत सारी कंपनीज, फैक्ट्रीज, इनके अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है ना, अमूल की फैक्ट्री, टाटा की फैक्ट्री, रिलायंस की फैक्ट्री, ऐसे करते हैं। तो ना मोबाइल मोबाइल के अंदर काम कर रही है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर बहुत सारे एम्प्लॉइज काम कर रहे होते हैं। तो कंपनीज उनकी हेल्थ का इंश्योरेंस करवाती है, हम उसे बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस, मतलब बिजनेस के सेंस में उनका इंश्योरेंस कराया। तो ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस जो टर्म है वो बहुत टाइम से चली हुई आ रही है, पर हमेशा ना ये लड़ाई चलती थी, एक एक प्रॉब्लम चलती थी कि कोई अगर एम्प्लॉय उस फैक्ट्री की प्रीमाइसेस के अंदर काम कर रहा है और उसके चोट लग गई, तो क्या वो इंश्योरेंस कवर में आता है। अगर मान लीजिए वो प्रीमाइस के बाहर काम कर रहा था और तब उसके चोट लग गई, क्या वो इंश्योरेंस कवर में आता है। मान लीजिए वो ट्रेवल कर रहा था कंपनी के काम से, फैक्ट्री के काम से, तब उसके चोट लग गई, क्या वो इंश्योरेंस कवर में। डिफाइन नहीं था, बस ये टर्म दे दी गई थी हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस। और जो बिजनेसेस थे, जो कंपनीज हैं, जो फैक्ट्रीज हैं, वो अपने एम्प्लॉइज का इंश्योरेंस करवा रही थी। कल को उनकी कुछ प्रॉब्लम होती, तबीयत तबीयत खराब होती है, समथिंग कुछ भी होता, कोई हादसा होता, तो इंश्योरेंस लिया जाता। लेकिन उस वक्त एक बड़ी लंबी लड़ाई चलती। इंश्योरेंस कंपनीज बोलती थी ये जो आपके एम्प्लॉय की लगी है, ये इंश्योरेंस कवर में नहीं आता है, हम पैसा नहीं देंगे। कंपनीज बोलती थी आता है, आपको देना पड़ेगा। तो 2015 में इस प्रॉब्लम को हटाया गया और डिफाइन किया गया आखिर हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में क्या क्या कवर होगा। उसमें बोला गया अगर कोई एम्प्लॉय कंपनी के काम से ट्रेवल कर रहा है और उसकी लग जाती है, ये हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस में कवर होगा। पर्सनल एक्सीडेंट भी कवर होगा, है ना। तो जो नॉन सीरियस ऐसे लोग थे, जो कंपनीज फ्रॉड कर रही थी या जो फैक्ट्रीज फालतू का इंश्योरेंस ले लेती थी, है ना। फैक्ट्रीज भी सोचती थी, कंपनी सोचते थे कि यार हमारे एम्प्लॉय के ज्यादा तो लगी नहीं है, लेकिन फिर भी इंश्योरेंस के अंदर इसको डाल देते हैं, हमारा पैसा बच जाएगा। तो जो नॉन सीरियस लोग थे, जो फ्रॉड करना चाह रहे थे, उनको कंट्रोल करने के लिए हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को डिफाइन किया गया। तो बच्चों हम लोगों ने अभी तक 4 मेजर अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। एक तो पढ़ लिया, जो एफडीआई था वो 26% से 49 हो गया, पेनल्टी 1 करोड़ से 25 करोड़ हो गई। इंश्योरेंस के अंदर जो अदर पार्टीज है, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस ब्रोकर, सर्वेयर, लॉस इंश्योरर, एसेसर, ये जब जो है उनको कंट्रोल करने का काम आ गया, इनके ऊपर अथॉरिटी आ गई। और उसके अलावा जो हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस है उसको भी डिफाइन कर दिया गया। इसके बाद में नेक्स्ट आ जाता है बच्चों, बड़े ध्यान से सुनो, एग्जाम्पल देकर फिफ्थ पॉइंट समझाऊंगा। सपोज कीजिए एक कंपनी है, इंश्योरेंस कंपनी, और सपोज कीजिए एक पर्सन है अक्षय कुमार, इन्होंने अपना इंश्योरेंस करवाया। अब अक्षय कुमार तो भाई बड़े आदमी है बहुत, उनका इंश्योरेंस तो बहुत ज्यादा अमाउंट का होगा, क्योंकि उनके ऊपर तो कितने सारे लोग डिपेंडेंट है ना, कमाई कितनी करते हैं वो। सपोज करो उन्होंने 500 करोड़ का अपना इंश्योरेंस कवर लिया कि कल को उनको कुछ हो जाए तो 500 करोड़ रुपए उनके घर वालों को, उनके बच्चों को, माता पिता, पत्नी, इनको मिल जाए। अब ये जो इंश्योरेंस कंपनी है ये बोली कि यार 500 करोड़ का इंश्योरेंस है भाई, कल को सच में अक्षय कुमार को कुछ हो गया तो यार हमें तो 500 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे।
भाई हमें तो 500 करोड़ रुपए देने पड़ जाएंगे। तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस कंपनी एक दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास में गई और उस दूसरी इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाकर बोली कि देखो अक्षय कुमार जी 500 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस करवा रहे हैं हमारे से, हम आपके पास में आए हैं कि आप इस इंश्योरेंस का कुछ पार्ट हमसे इंश्योर कर लो। जैसे सपोज कीजिए अक्षय कुमार हर महीने हमको 1 लाख रुपया कंपनसेशन देंगे, तुम एक काम करो 500 करोड़ में से 100 करोड़ तुम इंश्योर कर दो, बचा हुआ 400 करोड़ हम अक्षय कुमार को इंश्योर कर देंगे। मतलब कल को अगर अक्षय कुमार को सच में कुछ हुआ तो 400 करोड़ तो हम दे देंगे इनके घर वालों को, 100 करोड़ रुपए तुम दे देना इनके घर वालों को। इसे री इंश्योरेंस बोलते हैं। मतलब ऑलरेडी इंश्योरेंस अक्षय कुमार एक कंपनी से ले चुके हैं, लेकिन वो कंपनी खुद दूसरी कंपनी इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाकर बोल रही है कि हमने जो इंश्योरेंस दिया है हम उसको आपसे साझा करना चाहते हैं, कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं आपके साथ में, उसको री इंश्योरेंस कराना चाहते हैं, इसी री इंश्योरेंस को। अब इसमें 100 करोड़ का जो प्रीमियम, भाई अक्षय कुमार तो पूरा का पूरा प्रीमियम इसको दे रहे हैं, लेकिन उसमें से प्रोपोर्शनेट करके 100 करोड़ पे जो प्रीमियम बनता है ना वो ये इसको देगी कि हम प्रीमियम का इतना पार्ट तुमको दे दिया करेंगे और कल को इनको कुछ हो जाता है तो 100 करोड़ तुम दे देना इनके घर वालों को, बचा हुआ 400 करोड़ हम दे देंगे। क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये कंपनी पूरा का पूरा 500 करोड़ इनसे री इंश्योरेंस करवा सकती है? 100% नहीं, 100% री इंश्योरेंस नहीं करवा सकती, कुछ पार्ट करवा सकती है, पूरा नहीं करवा सकती। ये बात भी 2015 के अंदर बताई गई। क्लियर है ये चीज? ये बात भी 2015 अमेंडमेंट एक्ट में बताई गई थी कि 100% नहीं करवाया जा सकता, उसे एक्सक्लूड कर रहे हैं 100%। तो बच्चों अभी तक हमने 5 अमेंडमेंट्स पढ़ लिए। एफडीआई 26 से 49% हो गई ऑटोमेटिक ग्रोथ में, पेनल्टी मैक्सिमम 1 करोड़ थी 25 करोड़ हो गई, और बाकी के जो लोग थे उनको रेगुलेट करने के लिए प्रोविजंस आ गए। उसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस को डिफाइन कर दिया गया, और उसके अलावा री इंश्योरेंस के अंदर 100% की जो लिमिट है उसको हटा दिया गया। उसमें बोला गया री इंश्योर एक कंपनी दूसरे से री इंश्योरेंस करवा सकती है बट मैक्सिमम 100% नहीं करवा सकती, उससे कम करवाना पड़ेगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो LIC थी, GIC थी, आपको मैंने बताया था कि इनको नेशनलाइज कर दिया गया था, मतलब इनका सरकारीकरण कर दिया गया था, ये सरकारी कंपनीज बन गई है ना। इनके ऊपर अभी तक रूल्स रेगुलेशन कौन बना रहा था? खुद सरकार बना रही थी, गवर्नमेंट बना रही थी। लेकिन 2015 के बाद से इनको SRO डिक्लेयर कर दिया गया, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। देखिए दो टाइप की गवर्नमेंट कंपनीज होती है, एक वो गवर्नमेंट कंपनी होती है जिसके रूल्स रेगुलेशंस खुद गवर्नमेंट बनाती है, और कुछ वो गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जिनके रूल्स रेगुलेशंस वो खुद बनाती है, उनको सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, नाम सुनिए अच्छे से, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो खुद को रेगुलेट करते हैं उन्हें सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो कुछ तो ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिनको गवर्नमेंट रेगुलेट करती है, और कुछ ऐसी पॉलिसीज, मतलब कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिनके लिए रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट बनाता है, और कुछ ऐसे रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिनको रेगुलेट करने के लिए उन्हें SRO डिक्लेयर कर देते हैं, वो खुद के रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद में नेक्स्ट आता है लास्ट एक और अमेंडमेंट कि जो IRDAI है ना, इंश्योरेंस का ये जो डिपार्टमेंट है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी अथॉरिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिया है ना, ये जो IRDAI है इसके अगेंस्ट में अपील कहां पर लग जाएगी? सेट के पास में अपील लग जाएगी। भाई जैसे कंपनी लॉ में भी हमने पढ़ा था कि अगर कंपनी ने कोई ऑर्डर पास किया उसके अगेंस्ट में आपको जाना है NCLT के पास में चले जाओ। सेबी के अंदर भी पढ़ा था कि सेबी के ऑर्डर से अग्रीव्ड हो तो सिक्योरिटीज अपीलेट ट्राइब्यूनल के पास चली जाओ। उसी तरह से इरडा के अगेंस्ट में अगर आप हो तो फिर उस इसके ऑर्डर से अगर आप अपील लगाना चाहते हो तो सेट के पास में अपील लगा सकते हो। तो मेरे ख्याल से यहां तक आपको समझ में आया बच्चों। यहां तक हमने जो 2015 जो अमेंडमेंट एक्ट है उसमें जो अमेंडमेंट्स आए थे वो हमने पढ़ लिए हैं। अब चलते हैं स्टूडेंट्स हम आगे। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ।
स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस लॉ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। अभी हम लोग ये समझेंगे कि जब इंश्योरेंस हो रहा हो, जब कोई भी पर्सन अपना खुद का लाइफ का या अपने प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करवा रहा है, मतलब इंश्योरेंस के कॉन्ट्रैक्ट में उतर रहा है, तो उस पर्सन को एंड इंश्योरेंस करने वाली कंपनी को, दोनों को कौन कौन से प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होते हैं। जब भी इंश्योरेंस हो रहा हो तो कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो अभी हम पढ़ेंगे, करीबन 8-9 प्रिंसिपल हैं, वो ध्यान में रखने होते हैं। वो सभी प्रिंसिपल्स फॉलो होने चाहिए जिस वक्त इंश्योरेंस हो रहा हो। बड़े ध्यान से देखिएगा बच्चों, एक एक बड़े ध्यान से देखिए। शुरू के 2 प्रिंसिपल्स बच्चों मैं आप लोगों को कहानी के थ्रू समझाना चाहूंगा, ध्यान से देखिए। ये कहानी है स्टूडेंट्स चाचा चौधरी एंड शक्तिमान के बीच की। चाचा चौधरी ने एक बार शक्तिमान से पूछा कि यार भैया शक्तिमान, ये बताओ, जब इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होता है, मतलब कोई पर्सन इंश्योरेंस एक्चुअली में ले रहा होता है, तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना होता है। शक्तिमान बोला बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि प्रिंसिपल्स जो हैं इंश्योरेंस के वो काफी सारे हैं, बट अभी हम 2 की बात करेंगे। पहला, गुड फेथ। गुड फेथ का मतलब है जो कंपनी इंश्योरेंस कर रही है वो सभी टर्म्स कंडीशंस पहले से बता दे, कुछ भी बात छुपाई नहीं। वो पहले से बता दे कि आपका जो इंश्योरेंस है वो इतने रुपए तक का होगा, आपसे हम हर महीने इतना प्रीमियम का पैसा लेंगे, आपको नुकसान हो गया या आपकी मैच्योर हो गई पॉलिसी तो हम आपको इतना पैसा इन इन शर्तों पर देंगे। अगर आपने पहले ही अपनी इंश्योरेंस की पॉलिसी तोड़वानी चाहिए तो ये पेन, मतलब कंपनी, इंश्योरेंस करने वाली कंपनी गुड फेथ में, अच्छे इंटेंशन में, बिना किसी धोखाधड़ी के इंटेंशन से सब कुछ चीजें पहले से बता दे उस पर्सन को जो इंश्योरेंस करवाना चाहता है, ताकि वो पर्सन डिसाइड कर ले कि यार मुझे कराना है इंश्योरेंस की नहीं कराना है, क्योंकि ये सभी नियम चढ़ते हैं। कंपनी ये भी बता दे कि भैया इंश्योरेंस कराने में आपका इतना खर्चा आएगा, ये डॉक्यूमेंट बनेंगे, टोटल इतना पैसा लग जाएगा, इनके अलावा और कोई हिडन चार्जेस नहीं है, 1 रुपया एक्स्ट्रा नहीं लेंगे हम आपसे। जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो इंश्योरेंस कर रही है, जिसको हम इंश्योरर बोलते हैं, वो अपनी तरफ से गुड फेथ में अच्छे इंटेंशन के साथ, बिना किसी धोखाधड़ी के इंटेंशन से इंश्योरेंस की सभी बातें एकदम क्लियर कट पहले ही बता दे इंश्योरेंस। और सेम उसी तरह से जो पर्सन इंश्योरेंस करवा रहा है वो भी सब कुछ पहले से ही बता दे, कोई भी बात छुपाई नहीं जाए, कोई भी बात दबाई नहीं जाए, सप्रेस नहीं करी जाए, झूठ नहीं बोला जाए, गुड फेथ में अच्छे इंटेंशन के साथ, बिना चीटिंग के इंटेंशन से, बिना धोखाधड़ी के इंटेंशन से, सब कुछ चीजें पहले से क्लियर हो जानी चाहिए, बाद में कोई झूठ नहीं निकलना चाहिए। इसे बोला जाता है गुड फेथ। देखिए, जो कॉन्ट्रैक्ट होता है इंश्योरेंस का, उसे लीगल भाषा में उबेरी में फिडेई के नाम से जानते हैं। बच्चों, ये 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है एमसीक्यू में, आपको दे दिया जाए एग्जाम में, उबेरी में फिडेई का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है, आपको लिखना है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। मतलब जब भी कॉन्ट्रैक्ट किया जा रहा है अच्छे इंटेंशन से किया जाएगा, इसलिए नहीं किया जाएगा कि मुझे सामने वाले को फंसाना है, उससे पैसे निकलवाने हैं, चीटिंग फ्रॉड करना है, नहीं। जब भी इंश्योरेंस हो रहा हो, इंश्योरेंस का कॉन्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस लॉ का, उसका ये फंडामेंटल प्रिंसिपल है कि दोनों पार्टीज, जो इंश्योरेंस करवा रही है और जो इंश्योरेंस कर रही है, वो सब कुछ बातें एक दूसरे को पहले से क्लियर कर रहे हैं, वो आपस में कोई भी फ्रॉड करना नहीं चाहते हैं। दोनों पार्टीज ने सभी मटेरियल फैक्ट्स, सच्चाई पहले से एक दूसरे को बता दी। ऐसा नहीं हो कि इंश्योरेंस करने से पहले जो बातें बताई गई थी वो इंश्योरेंस होने के बाद में झूठी साबित हो जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं गया एक इंश्योरेंस कंपनी, रिलायंस कंपनी के पास गया या एलआईसी के पास में जाकर बोला मेरी लाइफ का इंश्योरेंस कर दो, बताओ कितने रुपए तक का कर दोगे।
और मुझे कितना प्रीमियम देना पड़ेगा। LIC ने बोला कि साहब आपका हम 50 करोड़ रुपए तक का लाइफ इंश्योरेंस कर देंगे, आपकी कमाई को देखते हुए 50 करोड़ तक का हो जाएगा, आपको इतना प्रीमियम हर महीने देना पड़ेगा। अभी इंश्योरेंस करवाओगे तो 10,000 रुपए आपके खर्च होंगे, इसके अलावा कोई और खर्चा नहीं। मैंने LIC से बोला ठीक है मेरा इंश्योरेंस करो, उन्होंने 10,000 रुपए अभी मेरे से ले लिए इंश्योरेंस करने के, फिर बोले 2,000 रुपए और लगेंगे भाई साहब, आपके कुछ स्टाम्प पेपर और बनेंगे। मैं बोला कि यार ये तो एटमोस्ट गुड फेथ रहा ही नहीं। पहले आपसे मैंने क्लियरली पूछा था कोई हिडन चार्ज तो नहीं है, कोई फालतू का चार्ज तो नहीं है, कोई भी टैक्स कुछ भी सिंगल 1 रुपया भी है तो पहले से मुझे क्लियर कर दो। आपने बोला सिर्फ 10,000 लगेंगे, अब आप 2,000 एक्स्ट्रा मांग रहे हो, ये तो गलत है। या ऐसे मैं बोल दूं कि मैं LIC के पास में गया, मैंने पूछा कि साहब मेरी लाइफ का इंश्योरेंस कर दो, उन्होंने बोला मोहित बंसल जी आपकी कमाई को देखते हुए 50 करोड़ रुपए तक का आपकी लाइफ का इंश्योरेंस हो जाएगा। मुझे लगा कम है यार, तो मैंने क्या करा, अपनी इनकम झूठ मूठ ऊपर नीचे कर दी, बढ़ा दी। उन्होंने बोला हाँ जी अब तो आपका 100 करोड़ तक का हो जाएगा, लेकिन वो गुड फेथ नहीं रहा ना, वो धोखाधड़ी है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्लियर है ये चीज यहां तक? तो यही बात इसमें लिखी हुई है। एक प्रिंसिपल जो है इंश्योरेंस लॉ का, सबसे पहला फंडामेंटल बेसिक प्रिंसिपल है कि अटमोस्ट गुड फेथ, दोनों पार्टी सही से सब कुछ पता कर रही। तो चाचा चौधरी ने जब शक्तिमान से पूछा कि शक्तिमान भैया ये इंश्योरेंस के प्रिंसिपल्स बता दो, तो शक्तिमान ने पहला तो बता दिया गुड फेथ, और फिर दूसरा बताने लगा इंश्योरेबल इंटरेस्ट। इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है? इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए करवाया जाता है। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ मॉनेटरी कंपनसेशन, पैसा धन दौलत रोकड़े के लिए करवाया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर आज सपोज कीजिएगा कि राजू श्रीवास्तव, आपने सुना होगा इनका नाम, ये बहुत बड़े कॉमेडियन थे, अब नहीं रहे। सपोज कीजिए राजू श्रीवास्तव जी ने अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाया हुआ था। अब इंश्योरेंस कंपनी वाले जो हैं वो इसका पैसा इनको दें, डेथ हो गई ना तो इनके घर वालों को पैसा दिया जाए, पैसा मनी दी जाए, मनी। ऐसा नहीं है कि इंश्योरेंस वाले जो है वो यहाँ पर पहुंचे और इनके घर वालों को बोलने लगे कोई बात नहीं, मेंटल उनको ट्रीटमेंट देने लगे, मानसिक सांत्वना देने लगे। घर वाले बोलेंगे यहाँ से भागो, तुम पैसा दो भाई। इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट पैसे के लिए होता है। मुझे मॉनेटरी कंपनसेशन चाहिए, मुझे मेंटल कंपनसेशन नहीं चाहिए, मुझे फिजिकल कंपनसेशन नहीं चाहिए। इंश्योरेंस में मुझे पैसा चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। इवन एक पर्सन अगर किसी दूसरे का इंश्योरेंस करवा रहा है, आज मैं खुद का इंश्योरेंस करवा रहा हूं, ठीक है, अगर मैं किसी और का इंश्योरेंस करवा रहा हूं तो मैं उसी का ही इंश्योरेंस करवा सकता हूं जो मेरे इंश्योरेबल इंटरेस्ट में, जिसकी वजह से मेरी कमाई हो सकती है या हो रही है या हो सकती है, और उसके नहीं रहने से मुझे मॉनेटरी लॉस हो रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं अपने पापा, अपने मम्मी, अपने भाई, अपने बहन, अपनी वाइफ, अपने घर में फैमिली मेंबर्स का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, पड़ोसी का नहीं करवा सकता। मेरा भाई मुझको कमा के देगा, अगर वो नहीं रहा तो मुझे मॉनेटरी लॉस हो रहा है, पैसे का लॉस हो रहा है। अगर मेरा पड़ोसी नहीं रहा तो मेरा थोड़ी ना मॉनेटरी लॉस हो रहा है, वो उसके घर वालों का हो रहा है। तो एक पर्सन अपना इंश्योरेंस करवा सकता है, अपने प्रोडक्ट्स का, सामान का इंश्योरेंस करवा सकता है जिसके ना रहने की वजह से उसको मॉनेटरी लॉस हो रहा है। इंश्योरेंस हमेशा पैसे के लिए करवाया जाता है। आप उसी व्यक्ति, उसी इंसान का या उसी प्रोडक्ट का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसके ना रहने से आपको नुकसान होगा, आपको पैसे का नुकसान होगा, उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए करवाया जाता है। देखिए ये लिखा हुआ है यहां पर कि जब भी आप इंश्योरेंस करवाओगे इंश्योरेबल इंटरेस्ट एग्जिस्ट होना जरूरी होता है। जो बंदा इंश्योरेंस पॉलिसी ले रहा है उसका
जिसकी लाइफ का वो इंश्योरेंस करवा रहा है, खुद का या अपने घर वालों का, उससे इंटरेस्ट होना चाहिए, या जिस प्रॉपर्टी का वो इंश्योरेंस करवा रहा है उससे उसका इंटरेस्ट होना चाहिए। मतलब अगर वो बंदे की लाइफ नहीं रही या वो प्रॉपर्टी नहीं रही, वो गुड्स नहीं रहे, तो इसका मतलब है कि उसका लॉस होगा। अगर ऐसा नहीं है, अगर आप अपने पड़ोसी का इंश्योरेंस करवा रहे, ऐसे तो आज मैं अमिताभ बच्चन जी का इंश्योरेंस करवा दूं। अमिताभ बच्चन साहब तो बहुत बड़े इंसान है, उनका तो कोई 100 करोड़ से ऊपर का इंश्योरेंस होना चाहिए, शायद 200 300 400 500 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए। ऐसे तो मैं अमिताभ बच्चन साहब का करा दूं, कल को उनको कुछ हो जाए, मुझे थोड़ी ना पैसा मिल जाएगा। क्योंकि उनके ना रहने से मेरे ऊपर पैसे से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, वो मुझे कमा के नहीं दे रहे, उनसे उनके घर वालों को फर्क पड़ता है। इंश्योरेंस सिर्फ और सिर्फ इंश्योरेबल इंटरेस्ट के लिए करा जाता है। मैं मेरे सामान का इंश्योरेंस, मेरे प्रोडक्ट्स का इंश्योरेंस करवा सकता हूं, किसी और के प्रोडक्ट का इंश्योरेंस नहीं करवा सकता। देखिए लिखा हुआ है, आप उस चीज का इंश्योरेंस करवा सकते हो जिसके डैमेज हो जाने की वजह से, चाहे से वो किसी की लाइफ है, चाहे से कोई प्रॉपर्टी है, डैमेज हो जाने की वजह से आप पिक्यूनरी लॉस, आप पैसे का लॉस सफर करोगे, मतलब आपका उससे इंश्योरेबल इंटरेस्ट है, आप उसका इंश्योरेंस करवा सकते हो। अगर कोई चीज डैमेज हो रही है या कोई मर रहा है, किसी की लाइफ खत्म हो रही है, उससे आपका पिक्यूनरी लॉस नहीं हो रहा है, आप उसका इंश्योरेंस नहीं करवा सकते, आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं बनता। क्लियर है चीज? तो बच्चों यहां तक की बात आपको समझ में आ रही है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको, बाकी सब पॉइंट्स यहां तक सेम है, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, इस पे 1 मार्क क्वेश्चन बन सकता है। जब हम लाइफ का या पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवाते हैं, तो उस केस में इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस वक्त प्रेजेंट होना जरूरी है जिस वक्त हम इंश्योरेंस की पॉलिसी लें। लेकिन अगर हम फायर का या मोटर एक्सीडेंट इंश्योरेंस करवाते हैं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना चाहिए, जिस वक्त हम इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं और जिस वक्त वो एक्सीडेंट हुआ। याद रखिएगा, लाइफ का या पर्सनल इंश्योरेंस, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आज मेरा भाई है और अभी हम साथ में रहते हैं, तो मैंने उनकी लाइफ का इंश्योरेंस करवा दिया, तो इस वक्त मेरे और उनके बीच में इंश्योरेबल इंटरेस्ट है जिस वक्त मैं इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहा हूँ, और मैंने वो पॉलिसी 10 साल 20 साल के लिए ली। अब उनकी शादी हो गई, वो दूसरे घर में रहने लग गए, तो अब वो अपनी कमाई का पैसा अपने यहाँ पर खर्च कर रहे हैं। अब इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है हमारे और उसके बीच में, मेरे और मेरे भाई के बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब आप लाइफ का या पर्सनल एक्सीडेंट का इंश्योरेंस करवा रहे हैं, तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट उस वक्त प्रेजेंट होना चाहिए जिस वक्त आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हैं, ना कि जिस वक्त आप उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जिस वक्त उसकी डेथ वेथ हो गई। लेकिन जो मोटर का या फायर का इंश्योरेंस है, उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट दोनों टाइम प्रेजेंट होना जरूरी है, जिस टाइम आप इंश्योरेंस की पॉलिसी ले रहे हो एंड जिस टाइम पर एक्चुअली में एक्सीडेंट हुआ है। क्लियर है ये चीज? लेकिन मरीन इंश्योरेंस के केस में, मरीन इंश्योरेंस के केस में ये टोटली डिफरेंट होता है। उसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी भी वक्त प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं होती है, चाहे से आप पॉलिसी ले रहे, मतलब किसी भी वक्त नहीं, सॉरी, उस वक्त जरूरी होती है जब एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन जब पॉलिसी ले रहे हो उस वक्त इंश्योरेबल इंटरेस्ट नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, याद रखिएगा। तो बच्चों ये 3 पॉइंट आपको याद रखने, इन पे 1 मार्क का क्वेश्चन बन सकता है। और देखिए क्वेश्चन जून 2017 में आया भी है, 4 मार्क का क्वेश्चन आया हुआ है जून 2017 में, और डायरेक्टली पूछा गया था इंश्योरेबल इंटरेस्ट जो है उसका मीनिंग क्या होता है, तो आपको ये सब पॉइंट्स लिख के आए। तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने इस कहानी से इंश्योरेंस के 2 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए, एक तो गुड फेथ और दूसरा पढ़ लिया इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब हम आ जाते हैं अपने 3rd नंबर के प्रिंसिपल पे, इसको भी मैं कहानी से समझा देता हूं। देखिए आपको दिखाई दे रहा है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, ये इंश्योरेंस कंपनी है, और यहां पर आपको दिखाई दे रहे हैं चंपक लाल गड़ा, जेठालाल के पिताजी, चंपक चाचा। इन्होंने बोला कि मैं अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करवाऊंगा, एलआईसी के पास चले गए। एलआईसी वालों ने इनसे पूछा कि चाचा जी अभी आपका इंश्योरेंस हुआ नहीं है, अभी हम कर रहे हैं, तो हम उन बीमारियों का इंश्योरेंस आपकी लाइफ में करेंगे, अब आप जो हमसे इंश्योरेंस ले रहे हो उसके बाद में जो आपकी डिजीज होंगी, बीमारियां होंगी, हम उनके लिए इंश्योरेंस दे देंगे। अगर अभी से पहले ऑलरेडी आपकी कोई बीमारी है तो हमें बता दो, हम उसका इंश्योरेंस आपको नहीं देंगे।
पूछा गया चाचा जी से क्या कोई बीमारी है, क्योंकि जब भी आप अपनी लाइफ का इंश्योरेंस लेते हैं ना, तो आपको जो बीमारी पहले से है उसका वो इंश्योरेंस नहीं देते, बल्कि जो अब इंश्योरेंस के बाद में बीमारी नहीं हो रही है उनका वो इंश्योरेंस देते हैं। तो पूछा गया चाचा जी से, चाचा जी बोले मुझे कोई डिजीज विजीज नहीं है, मैं एकदम बहुत ही ज्यादा फिट आदमी हूँ और मेरे को कोई डिजीज नहीं है, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया। लेकिन पता चला कि उनको डायबिटीज है। और देखो डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियां होती है। तो जिसको डायबिटीज होता है ना, अगर ये बात पहले से आप नहीं बता रहे हो तो एलआईसी जो भी कोई आपकी लाइफ का इंश्योरेंस कर रहा है वो पहले से पूछता है कि नहीं है, क्योंकि फिर वो पॉलिसी अलग बनती है। लेकिन चंपक चाचा जी ने मिस रिप्रेजेंटेशन कर दिया, झूठा स्टेटमेंट दे दिया, झूठ बोल दिया। ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो चाचा जी कौन है? चाचा जी पॉलिसी होल्डर है, जो पॉलिसी को होल्ड कर रहे हैं, इंश्योरेंस की पॉलिसी। और उन्होंने क्या किया है? उन्होंने एक मटेरियल फैक्ट को छुपाया है, सप्रेस किया है। देखिए, हम कब बोलते हैं कि इंश्योरेंस के अंदर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है? जब पॉलिसी होल्डर जो है वो मटेरियल फैक्ट को सप्रेस करता है। ये दोनों पॉइंट मिलकर बोलते हैं। पहला पॉइंट बोलता है कि मटेरियल फैक्ट को सप्रेस किया गया है और सप्रेस करने वाला पॉलिसी होल्डर, जिसकी वजह से सामने वाली पार्टी को लॉस हो रहा है। तो ये मिस रिप्रेजेंटेशन है और ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारे इंश्योरेंस लॉ का प्रिंसिपल बोलता है। तो हमने 3 पढ़ लिया बच्चों। ये मिस रिप्रेजेंटेशन कहीं हद तक आपको गुड फेथ से मिलता हुआ लगेगा, पर आपको अलग लिखना है इसको। तो अभी तक हमने 3 प्रिंसिपल पढ़ लिया इंश्योरेंस लॉ के। एक तो पढ़ लिया गुड फेथ, एक दूसरा हमने पढ़ लिया बच्चों आप लोगों के लिए इंश्योरेबल इंटरेस्ट, और एक तीसरा बच्चों हमने पढ़ लिया मिस रिप्रेजेंटेशन। आगे चलो, नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। हालांकि मैं आपको बता दूं सीएमए स्टूडेंट्स, आपके मॉड्यूल के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी एंड प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन एक ही में दिया हुआ है, जबकि एक्चुअली में इंडेमनिटी का मतलब अलग होता है, सबरोगेशन का मतलब अलग होता है। मैं आपको कंप्लीट क्लियर करके पढ़ाऊंगा, यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ना ही हम गलत पढ़ाएंगे, एकदम सही। सीएमए मॉड्यूल में थोड़ा सा गलत दिया। सबसे पहली बात आती है प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी का मतलब क्या होता है। आपको इतना सारा कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा, अगर आप मेरा एक स्टेटमेंट सुन लेते हो तो ये पूरा 1 सेकंड में आपको समझ में आ जाए। जब आप जनरल इंश्योरेंस लेते हो, मैं लाइफ इंश्योरेंस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं जनरल इंश्योरेंस की बात कर रहा हूं। जब आप जनरल इंश्योरेंस लेते हो तो उसके अंदर मैंने पहले भी बताया था, आपको इंश्योरेंस, आपको लॉस हुआ है तो कितना इंश्योरेंस का पैसा मिलता है? जितना आपको लॉस हुआ है उतना, ना कि आपने जो मैक्सिमम लिमिट इंश्योरेंस की ली हुई है। एग्जांपल के तौर पर जेठालाल ने अपने प्रोडक्ट गोडाउन के अंदर बहुत सारे एसी, कूलर, टीवी, फ्रिज रखे हुए हैं। उसने 5 करोड़ रुपए का इंश्योरेंस लिया, उसके गोडाउन में आग लग गई, उसमें 1 करोड़ का माल जल गया, तो इंश्योरेंस कंपनी उसको कितना पैसा देगी? जितना उसका लॉस हुआ है, ना कि जितने का उसने इंश्योरेंस लिया है। ये मैं जनरल इंश्योरेंस में, लाइफ इंश्योरेंस की बात ही नहीं कर, समझ रहे? तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये बोलता है कि जब आप इंश्योरेंस करते हो, वो इसलिए करते हो कि आपका जो लॉस हुआ है आप उसे कंपनसेट करवा सको। मतलब इंश्योरेंस कंपनी आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर दे कि आपका लॉस हुआ ही नहीं। मतलब इंश्योरेंस कंपनी जेठालाल को 1 करोड़ रुपए दे दे, तो जेठालाल को लगे कि यार मेरा लॉस हुआ ही नहीं है, क्योंकि मेरा 1 करोड़ का लॉस हुआ था, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे 1 करोड़ रुपए कंपनसेट कर दिया, मतलब मेरा लॉस हुआ ही नहीं। इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने का पैसा नहीं है कि आपका लॉस तो हुआ 1 करोड़ का, आप इंश्योरेंस कंपनी से 5 करोड़ ले रहे हो, नहीं। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी सीधी सपट क्लियर बात करता है कि जनरल इंश्योरेंस के केस में, जिसमें आपने गुड्स या प्रोडक्ट्स, कार्गोज का, मरीन का
इंश्योरेंस करवाया हुआ है, उसमें आपको इंश्योरेंस का कितना पैसा मिलेगा, जितना आपका लॉस हुआ है उतना मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। इंश्योरेंस कंपनी आपको उस स्टेज पर लाकर खड़ा कर देगी जहां पर आपको यह फील होगा कि मेरा लॉस ही नहीं हुआ है, क्योंकि जितना लॉस हुआ उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको कंपनसेट कर देगी। इस पूरे इतने सारे पॉइंट्स में बार बार यही बात लिखी। तो अभी तक हमने 4 पॉइंट पढ़ लिए, 4 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए बच्चे इंश्योरेंस से रिलेटेड। स्टूडेंट्स, एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया गुड फेथ, एक हमने पढ़ लिया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक हमने पढ़ लिया मिस रिप्रेजेंटेशन, एंड स्टूडेंट एक हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमिनिटी। अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन, इसका मतलब क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिए। सपोज कीजिए जॉन अब्राहम के पास में एक बाइक है, वो बाइक चोरी हो गई, उस पर इंश्योरेंस लिया हुआ था उसने, तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। तो उसको इंश्योरेंस का पैसा मिल गया। आ रही है मेरी बात यहां तक समझ में? तो इंश्योरेंस, उसकी बाइक चोरी हो गई जॉन अब्राहम की, उस पर इंश्योरेंस था, इंश्योरेंस कंपनी ने उसको पेमेंट दे दिया जॉन अब्राहम। अब हुआ क्या, जो बाइक चोरी हुई थी, स्टोल हुई थी, चोरी हो गई थी उसकी, वो बाइक दोबारा से मिल गई। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये जो बाइक चोरी हुई बाइक, जिसका इंश्योरेंस का अमाउंट ऑलरेडी इंश्योरेंस कंपनी जॉन अब्राहम को वापस कर चुकी है, आखिर उसका पैसा किसको मिलेगा, या वो बाइक जो है अब वो किसके पास जाएगी? प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन बोलता है कि अगर कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो डैमेज हो गई थी या फिर चोरी हो गई थी और उसका पैसा इंश्योरेंस कंपनी इंश्योर्ड को ऑलरेडी दे चुकी है, लेकिन अब वो प्रॉपर्टी या वो बाइक या समथिंग वो वापस आ जाता है, तो वो इंश्योरेंस कंपनी का होगा, ना कि उस पर्सन का होगा। अब ये जो बाइक दोबारा से मिली है, ये बाइक जॉन अब्राहम के पास में नहीं जाएगी, इंश्योर्ड पर्सन के पास में नहीं जाएगी, बल्कि ये इंश्योरर के पास में, इंश्योरेंस कंपनी के पास में जाएगी। इंश्योरेंस कंपनी इस बाइक को सेल आउट करेगी और इससे जो अमाउंट रियलाइज होगा वो इंश्योरेंस कंपनी के पास में रहेगा, क्योंकि इसका जो पैसा बनता था वो इंश्योरेंस कंपनी ऑलरेडी इंश्योर्ड पर्सन को दे चुकी है। अब इस प्रॉपर्टी से, इस बाइक से उस इंश्योर्ड पर्सन का अधिकार, राइट खत्म हो चुका है। अब अगर कल को ये प्रॉपर्टी दोबारा से फाउंड हो जाती है, मिल जाती है, तो इंश्योरेंस कंपनी इस प्रॉपर्टी को बेचेगी और अपना पैसा रियलाइज कर लेगी। ये प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। देखिए लिखा भी है कि अगर कोई बाइक या प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है या चोरी हो जाती है और इंश्योरर कंपनसेशन पे कर देता है और वो प्रॉपर्टी दोबारा से मिल जाती है, तो वो जो प्रॉपर्टी है वो इंश्योरर की होगी ना कि इंश्योर्ड पर्सन। तो बच्चे, अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट पढ़ लिए प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस। एक तो हमने पढ़ लिया गुड फेथ, एक हमने पढ़ लिया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक हमने पढ़ लिया मिस रिप्रेजेंटेशन, एक हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, और एक हमने पढ़ लिया प्रिंसिपल ऑफ सबरोगेशन। अब चलते हैं स्टूडेंट्स आगे, और नेक्स्ट हमारा प्रिंसिपल आ जाता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। क्वेश्चन आता है प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, बड़े ध्यान से सुनिएगा, एग्जांपल से समझाऊंगा। ये आपको यहां पर दिखाई दे रही है, ये है देवसेना। कौन है? बाहुबली मूवी देखी है आप लोगों ने? बाहुबली मूवी के अंदर देवसेना थी, तो ये है देवसेना, और पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है ये इनकी प्रॉपर्टी है। देवसेना ने अपनी प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस करवाया। किससे करवाया? एक तो जनरल इंश्योरेंस कंपनी से करवाया, इस आईसीआई से करवाया, और रिलायंस कंपनी, इन दोनों से करवाया। 20 लाख का इंश्योरेंस तो इससे करवाया गया आईसीआई से, और 20 लाख का इंश्योरेंस रिलायंस से करवाया गया।
तो टोटल 40 लाख रुपए का इंश्योरेंस करवा लिया देवसेना ने अपनी प्रॉपर्टी का। अब हुआ क्या कि देवसेना की प्रॉपर्टी बाय फायर डैमेज हो गई। और कितना डैमेज हुआ? 20 लाख का डैमेज हुआ। तो रिलायंस कंपनी ने 20 लाख रुपए, तो देवसेना ने रिलायंस कंपनी के पास में गई, बोली कि मैंने अपनी प्रॉपर्टी की आपसे इंश्योरेंस करवाई हुई थी 20 लाख रुपए की, मेरी प्रॉपर्टी जल गई है और उसका 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया है, तो आप उसकी भरपाई कर दो। तो रिलायंस कंपनी ने देवसेना को 20 लाख रुपए पे कर दिए। लेकिन रिलायंस को ध्यान आया कि इस प्रॉपर्टी का इंश्योरेंस सिर्फ मैंने अकेले ने नहीं किया था, बल्कि आईसीआईसीआई ने भी किया था। तो रिलायंस पहुंच गई इसके पास, बोली मैंने 20 लाख रुपए कंपनसेशन के तौर पर देवसेना की प्रॉपर्टी के लिए दिए हैं, लेकिन हम दोनों को इसे कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा, तो 10 लाख रुपए तुम मुझे दे दो। तो जो टोटल 20 लाख रुपए इंश्योरेंस के यहां गए हैं, उसमें से 10 लैक्स का मैंने पेमेंट कर दिया एंड रिमेनिंग 10 लैक्स का पेमेंट आपने कर दिया। गेटिंग माय पॉइंट स्टूडेंट्स? इट मींस कि अगर दो इंश्योरर हैं या दो से ज्यादा इंश्योरर हैं और एक इंश्योरेंस कंपनी पेमेंट कर रही है, तो वो दूसरी वाली इंश्योरेंस कंपनी से कंट्रीब्यूशन ले। तो बच्चों अभी तक हमने प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस के अंदर 6 पॉइंट पढ़ लिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका है इसके ऊपर। ये देखिए जून 2019 में इसके ऊपर क्वेश्चन आया था, वो मैं समझाऊंगा अभी आपको, बहुत ध्यान से पढ़िए। प्रिंसिपल ऑफ प्रॉक्सिमेट कॉज, इसका मतलब क्या होता है, पहले जो मैं बोलूं वो समझिए, फिर मैं एग्जांपल से भी समझाऊंगा आपको इस बार। बच्चों क्वेश्चन ये आता है कि सपोज कीजिए किसी पर्सन ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, चाहे से लाइफ का चाहे से प्रॉपर्टी का। बेसिक तो प्रॉपर्टी में बात कीजिए आप इसकी, और उस प्रॉपर्टी का डैमेज हो गया या लॉस हो गया। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि यार ये जो प्रॉपर्टी का डैमेज हुआ ना, ये 2 या ज्यादा कारण रीजंस की वजह से हुआ, लेकिन वो कौन सा रीजन है जो उस लॉस के बहुत ज्यादा पास में है, हम उसको एक्चुअल रीजन मानेंगे उस लॉस का। और हम ये देखेंगे अगर वो वाला रीजन इंश्योरेंस में आता है तो आपको दे दिया जाएगा पैसा, नहीं तो नहीं दिया जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझाऊं, अभी बच्चों आप लोग टीवी देख रहे हो ना, तो आमिर खान का एक एड आने लगा है, उसमें आमिर खान को ये बताया जाता है कि उसके पास फोन आ रहा है, उसने लाइफ इंश्योरेंस लिया हुआ है अपना, और उसमें ये बोलते हैं कि सर आप डायनासोर इंश्योरेंस भी करवा लो, कि कल को डायनासोर ने आपको मार दिया तो। बहुत सारे अलग अलग इंश्योरेंस की किसी भी वजह से आपकी लाइफ में खतरा आ सकता है। सपोज कीजिए आमिर खान ने बहुत सारे इंश्योरेंस ले लिए, लेकिन ये नहीं लिया था कि बाइक पर चलते हुए या रेड लाइट पर अगर वो खड़ा है और उसको कोई टक्कर मार जाता है। सपोज कीजिए आमिर खान बाइक चला रहा था और रेड लाइट हो गई, रेड लाइट की वजह से उसे रुकना पड़ा, समझ रहे हैं? और पीछे से एक और रेड लाइट की वजह से रुकना पड़ा, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं यू टर्न लेके वापस चला जाता हूँ, और एक गाड़ी आई वहां से पीछे से, और गाड़ी का टायर जो है वो अचानक से पंक्चर हो गया, और उसकी वजह से वो गाड़ी एक दीवार में जा लगी, और उस दीवार से कोई एक ईंट निकल के आई और वो ईंट आमिर खान के सिर पर लग गई। अब देखिए कितने सारे रीजन है कि वो रेड लाइट पे खड़ा था, फिर उसने यू टर्न लिया, ये भी एक रीजन है, वो यू टर्न ना लेता तो। फिर ये भी रीजन है जो गाड़ी आ रही थी उसका टायर पंक्चर हो गया। लेकिन प्रोक्सीमेट कॉज, सबसे पास वाला रीजन क्या है आमिर खान की डेथ? सबसे पास वाला रीजन है कि जो ईंट है दीवार की, जब गाड़ी उस दीवार से जाकर टकराई तो ईंट निकल के आमिर खान के सर पर लगी। इंश्योरेंस कंपनी ये बोलेगी कि चाहे से आमिर खान ने रेड लाइट पर एक्सीडेंट का इंश्योरेंस कवर लिया था, लेकिन उससे तो उसकी डेथ नहीं हुई,
चाहे से यूटर्न लेने का उसने इंश्योरेंस कवर लिया था, उससे उसकी डेथ नहीं हुई। सामने वाली गाड़ी के एक्सीडेंट का उसने इंश्योरेंस कवर लिया था, उससे भी डेथ नहीं हुई। डेथ हुई है कि अचानक से कोई पत्थर या ईंट उसके आकर सिर पे पड़ गई, क्या इसका उसने इंश्योरेंस लिया था? अगर इसका लिया था तो उसे इंश्योरेंस कवर दे दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। प्रॉक्सिमेट कॉज का मतलब होता है कि अगर कोई लॉस हुआ है और बहुत सारे रीजंस हैं, तो सबसे पास वाला रीजन क्या है जिसकी वजह से लॉस हुआ। एग्जांपल के तौर पे ये है कांचा चीना, और आपने अग्निपथ मूवी देखी है। कांचा चीना शिप में मुंबई से मांडवा तक, मुंबई से मांडवा तक अपने गुड्स की सप्लाई करते हैं। अब उन्होंने शिप के अंदर सी वाटर का इंश्योरेंस लिया हुआ है कि शिप में अगर पानी आ जाता है समुद्र का और उनके गुड्स खराब हो जाते हैं तो उनको इंश्योरेंस मिलेगा। लेकिन हुआ क्या, इस शिप को रेड चूहों ने काट लिया जिसकी वजह से छेद हो गया, उसकी वजह से पानी आया और पानी ने सभी गुड्स को खराब कर दिया। अब प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? गुड्स के खराब होने का प्रॉक्सिमेट कॉज है सी वाटर, पानी का आना। हालांकि पहले चूहों ने उसको काटा जिसकी वजह से छेद हुआ और उसकी वजह से पानी आया, लेकिन प्रॉक्सिमेट कॉज क्या है? क्या चूहों का काटना प्रॉक्सिमेट कॉज है? नहीं, जो नियर रीजन है, पानी आना, सी वाटर आया, वो पास वाला कॉज है, जो सबसे नियर कॉज है, नियर कारण है। अगर कांचा चीना ने उस सी वाटर का इंश्योरेंस लिया है तो इसको कंपनसेशन मिल जाए। सपोज करो कि अगर इसने सी वाटर का इंश्योरेंस नहीं लिया, इसने लिया हुआ है चूहा काट जाएगा तो, लेकिन सी वाटर का नहीं लिया, तो इसको कंपनसेशन नहीं मिलेगा क्योंकि प्रॉक्सिमेट कॉज सी वाटर है। तो बच्चों अब आपको ये बात समझ में आई होगी यहां तक, और ये सेम चीज यहां पर लिखी हुई है, एग्जैक्टली सेम चीज लिखी। तो अभी तक हमने 7 प्रिंसिपल्स पढ़ लिए इंश्योरेंस के। इसके बाद में नेक्स्ट आता है, वो आपको पता है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, और वो इंश्योरेंस के लिए बोलता है कि सब रूल्स रेगुलेशन फॉलो होने चाहिए। एक और पर आ जाते हैं, कंडीशन एंड वारंटी। बच्चों इसको आपने सीएमए फाउंडेशन एंड सीएमए इंटर में पढ़ा है, मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। सबसे पहले आपको ये वाला जो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का, ये समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा कंडीशन और वारंटी क्या होती है। देखिए बच्चों, जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट में कंडीशन भी होती है और वारंटी भी होती है, लेकिन कंडीशन पहले आती है, वारंटी बाद में आती है। कंडीशन मेन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वारंटी का फायदा मिलता है, अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है तो वारंटी का फायदा भी नहीं मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पे कपिल शर्मा जो है, उन्होंने इस दुकानदार से ये ईयरफोन्स, ये नेक बैंड जो भी बोलते हो, वो परचेज किए। उन्होंने बोला कि 6 महीने तक की हम आपको वारंटी देते हैं, 6 महीने में अगर ये खराब हो जाते हैं तो आप लेके आ जाइएगा, हम इनको सही कर देंगे या नया दे देंगे। लेकिन कंडीशन ये है कि ये खुद से खराब होने चाहिए, आप जानबूझ के फिजिकली डैमेज मत करना, काट पीट के मत करना। कपिल शर्मा ने इनको 5 महीने यूज किया। कपिल शर्मा बोले कि यार 6 महीने होने पर आ गए, ये काम करते हैं, वारंटी का फायदा उठाते हैं, तो इन्होंने जानबूझ के यहां से इसको काट दिया, मतलब इन्होंने कंडीशन ब्रीच कर दी। कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है, तभी वारंटी का फायदा मिलेगा, तभी ये दुकानदार ये बदल के। तो अब अगर ईयरफोन्स टेक्निकल इश्यू की वजह से नहीं चल रहे होते तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अगर इन्होंने जानबूझ के तोड़ा है तो कंडीशन ब्रीच हो चुकी है, इन्हें वारंटी का फायदा नहीं मिलेगा। देखिए सपोज कीजिए पहला केस और ये दूसरा केस, एक तो कपिल ने फिजिकली डैमेज करा, मतलब कंडीशन फुलफिल नहीं करी, वारंटी का फायदा नहीं मिलेगा, ये वापस नहीं देगा। सपोज कीजिए कि अपने आप चलना बंद हो गई ये ईयरफोन, इन्होंने फिजिकली डैमेज नहीं किया, तो कंडीशन इन्होंने फुलफिल करी, वारंटी का फायदा भी मिलेगा। एक और एग्जांपल दें, जॉन अब्राहम जो है, उन्होंने हीरो होंडा की या हीरो कंपनी की ये मोटरसाइकिल खरीदी, तो हीरो कंपनी बोली कि हम आपको 4 सर्विस फ्री देंगे, ये वारंटी हो गई। लेकिन कंडीशन ये है कि जब तक आपको ये चारों सर्विस नहीं मिल जाती हैं, तब तक आप इस बाइक को किसी बाहर वाले
रिपेयरिंग की दुकान पे नहीं चेक करवाओगे। अब जॉन अब्राहम ने 2 फ्री सर्विस तो कंपनी से ले ली। अब हुआ क्या, एक दिन इसके जॉन अब्राहम की ये जो बाइक है इसमें कुछ थोड़ा सा खराबी आ गई, इंजन विंजन टाइप में कहीं भी, तो इन्होंने बाहर एक दुकान पे इसको सही करवा दिया। इन्होंने कंडीशन तोड़ दी, बची हुई जो 2 फ्री सर्विस है वो इनको नहीं मिली, क्योंकि कंडीशन मेन चीज होती है कॉन्ट्रैक्ट की। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही है, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाता है, वारंटी का फायदा नहीं मिलता है। सेम बात यहीं पे आपको बताई गई है, एग्जैक्टली सेम बात यही। तो स्टूडेंट्स यहां पर हम लोगों ने टोटल 9 प्रिंसिपल्स पढ़े इंश्योरेंस के। एक तो पढ़ लिया गुड फेथ, एक हमने पढ़ लिया इंश्योरेबल इंटरेस्ट, एक हमने पढ़ लिया मिसरिप्रेजेंटेशन, प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी, सबरोगेशन, उसके बाद में कंडीशन पढ़ लिया, वारंटी पढ़ लिया, देन उसके अलावा बच्चों हम लोगों ने ये इंश्योरेंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट पढ़ लिया, प्रॉक्सिमेट कॉज पढ़ लिया। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन भी आया है जून 2019 के अंदर, ये बताना है आपको, स्टेटमेंट दिए हुए 1 मार्क का क्वेश्चन है कि कौन सा प्रिंसिपल है। द कॉज फॉर द लॉस मस्ट बी रिलेटेड टू पर्पस ऑफ इंश्योरेंस, प्रॉक्सिमेट कॉज। इंश्योरेंस वाला जिस चीज का हमने इंश्योरेंस लिया है उसी की वजह से अगर प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है वो प्रॉक्सिमेट कॉज है, आपको पैसा मिल जाएगा। अगर किसी दूसरी रीजन की वजह से प्रॉपर्टी खराब हुई है, आपने उसका इंश्योरेंस नहीं ले रखा, तो आपको पैसा नहीं। इसके बाद में नेक्स्ट एक और आया है कि इंश्योर्ड जो है, जो बंदे ने इंश्योरेंस लिया हुआ है, वो प्रॉफिट नहीं कमाएगा बल्कि जो लॉस हुआ है उसको रिकवर करेगा। ये प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी है, मैंने आपको समझाया था, और सेम स्टेटमेंट मैंने यहाँ पे लिख के बताया कि इंश्योरेंस प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होता, लॉस रिकवर करने के लिए होता है। सेम क्वेश्चन एग्जाम में 2 मार्क के क्वेश्चन आए। तो बच्चों यहां तक हम लोगों ने इंश्योरेंस के अंदर एक तो कंपनी जो इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट एक्ट आया था 2015 में वो पढ़ लिया कंप्लीट, उसके अलावा प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस पढ़ लिए, स्कैनर हमने साथ में सॉल्व कर लिया है, जो क्वेश्चंस इससे आए हुए हैं। मैं दोबारा से बोल दूं बच्चों, लेटेस्ट स्कैनर को फॉलो करते हुए चल रहे हैं हम, लेटेस्ट स्कैनर 2022 जून तक, इससे पहले जो एग्जाम हो चुके हैं वहां तक जो जो क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब हम देख रहे हैं। अब इस चैप्टर से आए ही अभी तक 3, अभी तक जितने हमने टॉपिक पढ़े हैं उसमें से 3 क्वेश्चंस आए हैं, वो तीनों की तीनों में सॉल्व करवा चुका हूं। मैं दोबारा बोल दूं, हमको कहां से फॉलो करना है स्कैनर, 2017 जून से फॉलो करना है 2022 जून तक। सर इससे पहले वाला क्यों फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि दूसरा कोर्स चला करता था, 2016 में कोर्स चेंज हो गया। तो 2017 जून से 2022 जून तक जो जो क्वेश्चंस आए हैं वो हम हाथ की हाथ सॉल्व करते हुए चल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स यहां तक हम लोगों ने अपना ये चैप्टर इंश्योरेंस पढ़ लिया। जिन स्टूडेंट्स ने क्लासेस परचेज की हुई हैं उनके पास में नोट्स ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। अगर कोई स्टूडेंट इसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहा है और वो क्लासेस परचेज करना चाहता है या नोट्स परचेज करना चाहता है, आप हमारे ऐप पर भी ले सकते हो। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर टाइप कर दो मोहित बंसल क्लासेस, ये लोगो मिलेगा, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे ऐप का, वेबसाइट का सबका लिंक मिल जाएगा। आप चाहो तो हमारे गूगल ड्राइव पर भी हमारी क्लासेस परचेज कर सकते हो, नोट्स परचेज कर सकते हो। इस नंबर पर आप कॉल कर लो या व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे मैसेज कर, मेरी पूरी टीम है वो आपको बहुत अच्छे से रेस्पॉन्स देगी। आपको बता देते हैं बच्चों, जब आप हमारी क्लासेस लोगे तो आपको कंप्लीट क्लासेस मिलेगी, स्कैनर साथ में सॉल्व करवाया जाता है, एमसीक्यू मिलेंगे, और उसके अलावा आपके घर पे नोट्स की डिलीवरी होगी ऑल ओवर इंडिया। क्लियर है ये चीज। उसके अलावा बच्चों आपको ये बता दिया जाए कि हमारी फीस बहुत ही नॉमिनल होती है, पूरे इंडिया में सबसे लोएस्ट फीस हमारी चल रही है। क्वालिटी एजुकेशन है, क्लासेस मॉड्यूल कवर हो जाएगा, स्कैनर कवर हो जाएगा, एमसीक्यू की क्लासेस नोट्स मिलेंगे, और कंप्लीट नोट्स आपके घर पे डिलीवर किए जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं बच्चों अब हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। टिल देन थैंक यू, टेक केयर।